इतना टाइम नहीं मिल पाता। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हम जो है वो आज से आपके हाफ ईयरली के लिए रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? तो वो है सांख्यिकी। सैटरडे का पोल रिजल्ट बेटा अभी नहीं है, अब इसको बाद में भेजेंगे। ठीक है, अभी के लिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, सांख्यिकी क्या होता है और हम सांख्यिकी में पढ़ते क्या क्या है। तो जब हमारे पास बहुत सारे आंकड़े होते हैं, आंकड़े मतलब बहुत सारा डेटा होता है। ठीक है, क्या होता है? बहुत सारा डेटा होता है, आंकड़े होते हैं, तब हम उसको सांख्यिकी में पढ़ते हैं। जैसे कि मान लो एक स्कूल में जो है वो 1000 बच्चे हैं। अब इन 1000 बच्चों को हमने कैसे कैसे वर्गीकृत करना है क्लासेस में। एक क्लास में कितने बच्चे होने चाहिए, दूसरी क्लास में कितने बच्चे होने चाहिए, वो सब जब हम बात करते हैं तो उसको हम सांख्यिकी में पढ़ते हैं। जब हमारे पास बहुत सारा डेटा हो, बहुत ज्यादा डेटा हो, जैसे कि मान लो हमारे पास 1000 पेड़ हैं। ठीक है, हमने इन पेड़ों की लंबाइयां ज्ञात करनी है। अब लंबाई ज्ञात करने के लिए ऐसे तो नहीं करेंगे कि एक एक पेड़ का जो है वो लंबाई ऐसे लिखते जाएं कि पहला पेड़ इतने सेंटीमीटर, दूसरा पेड़ इतने सेंटीमीटर, तीसरा पेड़ इतने सेंटीमीटर, ऐसे करने लग गए तो हमें तो फिर 1000 ऐसी चीजें बनानी पड़ जाएंगी। तो इसके लिए हमने सांख्यिकी का यूज किया। हमने कॉलम बना दिए कि 0 से 15 सेंटीमीटर तक के जितने भी पौधे हैं वो मान लो 10 हैं, तो मैंने लिख दिया 0 से 15 है 10। ठीक है, फिर मैं लिखूंगी कि 15 से 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई की लंबाई के कितने पौधे हैं, तो मान लो वो थे 12। तो ऐसे करते करते फिर हमने जो अलग अलग 1000 चीजें लिखनी थी उनको हमने वर्गीकृत कर दिया और छोटे छोटे इसमें लिख दिया। इससे क्या होता है? इससे हमारी कैलकुलेशन आसान रहती है, टेबल बनाने में भी आसानी रहती है। ठीक है, तो इसमें जो है वो ये सारी चीजें हम सांख्यिकी में पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, सांख्यिकी कब पढ़ी जाती है? जब बहुत सारा डेटा आपको दे दिया जाए, बहुत सारे आंकड़े आपके पास हो, तो उसका इस्तेमाल हम सांख्यिकी में करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ग अंतराल की। तो सांख्यिकी में फिर से वही चीज रिपीट हुई कि जब बहुत अधिक आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है तो उन्हें विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, और इस तरह वर्गों की सीमा को वर्ग अंतराल कहते हैं। अभी आपको हिंदी में समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल देखोगे तो आ जाएगा। तो ये जो आप लिखते हो ना, सांख्यिकी में ये लिखते हो, ये है वर्ग अंतराल। ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, तो इसको लिखना। पहले तो ये वर्ग अंतराल लिख दो, जैसे मैंने लिखा है। कॉपी, सबने कॉपी और पेन रखा ना साथ में? क्लास की शुरुआत में कहा था मैंने, कॉपी पेन और मैथ की बुक, कॉपी पेन और मैथ की बुक सभी अपने पास रखो। और नंबर 1 लिखो ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा। ठीक है, नंबर 1 लिखो ऊपरी वर्ग सीमा और नंबर 2 लिखो निचली वर्ग सीमा। ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए अच्छे से। तो कोई मुझे बताएगा, अगर मैं बात करूं 0 से 5, तो इसके लिए ऊपरी वर्ग सीमा कौन है? 5। ठीक है, और निचली? 0। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कि ये है निचली वर्ग सीमा, क्योंकि ये पहले लिख रखी है, और ये होती है ऊपरी वर्ग सीमा, क्योंकि ये बाद में लिख रखी है। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पर। आप भी 0,5 का वर्ग अंतराल लिख के आप भी लिख दीजिए 0,5। 5 है ऊपरी वर्ग सीमा और 0 है निचली वर्ग सीमा। ठीक है, ऊपरी वर्ग सीमा है 5 और निचली वर्ग सीमा है 0। बस इतनी सी बात सभी को समझ आई? जो पहले लिखी जाएगी वो निचली होती है। बोलो। ये देखो, पहले बोला फिर 6 क्या लिख रहे हो भाई? 6 तो मुझे समझ नहीं आया कुछ। मैंने सोचा कि -5 आएगा, गलती से फिर टाइप नहीं होगा। माइनस नहीं बेटा, वो डैश है। ठीक है, वो डैश है। यस मैम। ठीक है, किसी और ने कुछ कहा? तो फिर मुझे बताओ 10 और 15 के लिए ऊपरी वर्ग सीमा कौन है? ऊपरी वर्ग सीमा 15, निचली वर्ग सीमा 10। ठीक है, 15 है ऊपरी वर्ग सीमा और 10 है निचली वर्ग सीमा। करेक्ट है, ये दोनों चीजें हमने सीख ली। अब बात करते हैं हम सिर्फ वर्ग सीमा की, ओनली वर्ग सीमा। अब उपली निचली की बात नहीं करेंगे, अब उपली और निचली की बात नहीं करेंगे, अब बात करेंगे सीधा वर्ग सीमा की। तो वर्ग सीमा होता है इन दोनों के बीच का
अंतर, इन दोनों के बीच का क्या अंतर, तो ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा को जब माइनस कर देंगे तो हमें वर्ग सीमा मिल जाएगी, ठीक है। जब हम ऊपरी, क्योंकि ऊपरी वर्ग सीमा हमेशा बड़ी होती है ना, तो हमेशा इसमें से माइनस करना है, ठीक है। ऊपरी वर्ग सीमा से जब निचली वर्ग सीमा को माइनस कर दोगे तो क्या होगा, आपको सिर्फ वर्ग सीमा मिल जाएगी। तो मुझे बताओ इन तीनों अंतरालों के लिए वर्ग सीमा कितनी है? 5। ठीक है, 5 में से 0 गया 5, 10 में से 5 गया 5, 15 में से 10 गया 5, मतलब ऊपरी वर्ग सीमा से जब निचली वर्ग सीमा को माइनस करोगे तो नॉर्मल वर्ग सीमा निकल जाएगी। तो ये नॉर्मल सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको क्वेश्चन में काम आएगी ही आएगी, ऊपरी और निचले तो आती ही है, और ये वर्ग सीमा अभी उतनी नहीं आती, लेकिन हाँ एक है जिसका नाम है वर्ग चिन्ह। क्या है? जिसका नाम है वर्ग चिन्ह। ये भी आपको पता होना चाहिए कि वर्ग चिन्ह क्या होता है और इसको हम कैसे दर्शाते हैं। वर्ग चिन्ह को दर्शाया जाता है xi से, और ये कहां से निकलता है? तो ये निकलता है वर्ग अंतराल की मदद से। कहां से निकलता है? वर्ग अंतराल की मदद से। माध्य निकालने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको निकालनी है वो वर्ग चिन्ह ही निकालना है, ठीक है। माध्य निकालने के लिए सबसे पहली चीज जो निकालनी है वो क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह। करेक्ट है, इतना लिख लो अभी, फिर बाकी आगे बात करते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। इसको क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल। ठीक है, ठीक है, बस एक मिनट रुकना। ठीक है, लिख लिया इतना तो वाई टाइप कर दो। पहले इसको लिख लेती हूँ मैं कि ये वर्ग अंतराल है। एंड में मैं कॉपी चेक करूंगी सभी की। अभी भी बच्चों सीरियस हो जाओ, आपको पता है हाफ ईयरली एग्जाम है और इससे जो है वो सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन पड़ेगा, सीधा 5 नंबर का। और आपको पता है कि अब इसको बार बार तो हम समझेंगे नहीं, एक बार समझेंगे, बाद में आपको इसका रिवीजन अपने आप ही करना है, ठीक है। अपने आप ही इसका रिवीजन करना है, तो लिखते जाओ, लिख के रखोगे नोट्स तो आपको ही फायदा होगा, ठीक है। चलो, वर्ग अंतराल समझ लिया, ऊपरी और निचली वर्ग सीमा समझ ली, सिर्फ वर्ग सीमा क्या होता है वो भी समझ लिया, वर्ग चिन्ह कहां से निकलता है वो भी सीख लिया। अब क्या होता है वर्ग चिन्ह, उसको डिटेल में सीखेंगे। तो ये होता है वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सबसे पहली चीज है, जो नंबर 1 चीज है जो आपने निकालनी है माध्य निकालने के लिए, चाहे आप किसी भी मेथड से निकालो, 3 तरीके होते हैं माध्य निकालने के ना, पहले से निकालो, दूसरे से निकालो, तीसरे से निकालो, आपको वर्ग चिन्ह निकालना ही पड़ेगा। तो वर्ग चिन्ह कहता है ऊपरी वर्ग सीमा में निचली वर्ग सीमा को जोड़ दो और बटे में उसके 2 कर दो। एक बार मैं देख लेती हूँ ऊपरी निचली कहीं गलत तो नहीं करा है मैंने। तब तक इस फॉर्मूले को लिखो। मैम क्या हो गया? लिख दिया? फॉर्मूला लिख दिया? यस लिख दिया। ठीक है, 1 मिनट रुकना। एक बार अपनी बुक पे देखो ऊपरी और निचली वर्ग सीमा ठीक है? यस मैम। जो जिसको हमने ऊपरी कहा वही ऊपरी होती है ना? तो ऐसा ना गलत हो जाए फिर तो पूरा। हाईएस्ट वैल्यू होती है ऊपरी और स्मॉलेस्ट होती है निचली, ठीक है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला भी हमने लिख दिया। अब आप मुझे बताना, अगर जो हमने अभी लिखा था, मैं अगर आपको एक अंतराल दूं 4 से 10 तक, ठीक है, 4 से 10 मैंने आपको एक वर्ग अंतराल दिया, इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। इस वर्ग अंतराल का मुझे वर्ग चिन्ह निकाल के बताओ फटाफट से। वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकाल के बताओ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने ऊपरी वर्ग सीमा मतलब और निचली वर्ग सीमा को जोड़ा। ऊपरी वर्ग सीमा मतलब 10, निचली मतलब 4, और इसको कर दिया बटे में 2। 10 में 4 जोड़ा 14, बटे में इसके 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो इसके लिए जो वर्ग चिन्ह आ गया वो 7 आ गया। वर्ग चिन्ह निकालना आना चाहिए, अगर इसमें गड़बड़ कर दी तो फिर आगे भी गड़बड़ करोगे। करेक्ट है,
यहाँ तक सभी को क्लियर? किसी को कोई डाउट तो फटाफट पूछो। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्लियर है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि माध्य आप कितने तरीकों से ज्ञात कर सकते हो। तो माध्य ज्ञात करने के टोटल 3 तरीके होते हैं। इनके नाम लिख लो, नीचे को लिखना। जैसे प्रत्यक्ष विधि लिखा, ठीक है, फिर आगे को मत लिखना, नीचे को लिखना, एक लाइन छोड़ देना। प्रत्यक्ष विधि के बाद नीचे की एक लाइन छोड़ो, दूरी बना के लिखो कल्पित माध्य विधि, फिर और थोड़ी लाइनें छोड़ के लिखो पग विचलन विधि, ठीक है, क्योंकि साथ में फॉर्मूले भी लिखाऊंगी मैं। पहले लिखो प्रत्यक्ष विधि, या लिखो सबसे ऊपर प्रत्यक्ष विधि, फिर नीचे लाइन छोड़ दो, 2-3 लाइनें छोड़ दो, फिर लिखो कल्पित माध्य विधि और 2-3 लाइनें छोड़ के फिर लिखो पग विचलन विधि। ये 3 तरीके होते हैं। तीनों ही तरीकों से आपका क्या निकलता है? माध्य निकलता है। ठीक है, आराम से लिख लो, जब हो जाएगा तो बता देना। प्रत्यक्ष विधि को कहते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है, हाँ। कल्पित माध्य विधि को कहते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड, और पग विचलन विधि को कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। जिसका भी हो जाएगा बता देना, जिसका नहीं है वो कर लो, अभी फटाफट से कर लो। हो गया मैम। सभी ने लिख दिया? कोई है तो नहीं लिखने वाला? कोई लिख रहा है अभी? लिख रहे मैम। हाँ लिख लो, और नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, ठीक है। जतिन आपने लिख लिया बेटा अभी? अच्छा हैंड रेज करो, ऐसे ना हैंड रेज से पता चल जाता है किसने किसने लिख लिया, नहीं तो ना फिर बहुत कंफ्यूजन होती है। हैंड रेज करो जिसने भी लिख लिया। मालती, अंशु, पिंकी, मुस्कान, रोहित, आकाश और दीक्षा, जतिन, काजल, नीतू, तनु, राकेश शर्मा जी के नाम से जो है। मैम मेरा। चलो ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं आगे। अब उसी के आगे आपने फॉर्मूला लिखना है। प्रत्यक्ष विधि के आगे लिखिए ऐसे x, और x के सिर पे लगाओ एक डंडा, इसको कहते हैं बार। इसका मतलब होता है माध्य। क्या होता है? इसका मतलब होता है माध्य। फिर बराबर का निशान, फिर ऊपर लिखना है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। क्या लिखना है? सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई। फिर लगा देना है बटा, फिर लगा देना एक बटे का निशान, और बटे के नीचे लिख देना सबमिशन ऑफ एफ आई। ये एफ आई एक्स आई क्या है, सबमिशन क्या है, ये सब हम बाद में सीखेंगे, अभी बस लिख लो, ठीक है। अब ये फॉर्मूले आपको लिख के याद करने होंगे। पहला आपका जो प्रत्यक्ष विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि कहती है कि माध्य निकालना है, तो सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई कीजिए, बटे का निशान लगा के सबमिशन ऑफ एफ आई कीजिए। हाँ बोलो। मैंने लिख ली थी मैम पहले। ओके, हाँ आप इसको सिग्मा कहते हैं, वो हम सबमिशन भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। बस आपको ये चिन्ह याद रखना है, चिन्ह गलत नहीं करना। वैसे मेरे को एम लिख दिया करो, जैसे कहते हैं साइड का एम, ऐसे 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 ऐसे, हाँ ऐसे कर दिया करो, ठीक है। सिग्मा बोलते हैं अगर आप इसको, तो सिग्मा भी बोल सकते हो। मैं हम इसे समीशन कहते हैं तो समीशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब भी लिख लो। समीशन का मतलब होता है जोड़, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अपने रफ कॉपी पे, रफ काम में ऐसे बना दो समीशन का साइन, और यहाँ पे लिख दो योग, ठीक है। इसका मतलब होता है योग। योग मतलब जोड़। किस किस का जोड़? तो जिसके सामने ये लिख रखा है उसका जोड़, मतलब जो एफ आई एक्स आई निकालोगे उसका जोड़, जो एफ आई होगा उनका जोड़, ठीक है। अगला है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि के आगे फिर से लिखो एक्स बार, क्योंकि एक्स बार का मतलब होता है माध्य, और यहाँ पे लिखो ए जमा सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई, ठीक है। अब ये डी आई क्या है तो भाई सीखेंगे, बिल्कुल आगे चल के सारी चीजें सीखेंगे, पर पहले फॉर्मूला याद रखो, तभी तो सीख के फायदा है, ठीक है। ऊपर है सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई, उसमें ए को जोड़ना है। ए के बटे में मत लगाना, ये ए अकेला है, ठीक है। ए के बटे में मत लगाना बटा, ए जो है वो अलग से है, ए के बटे में बटा नहीं है। ए लिखा है, जमा का निशान लगाया है, सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई, सबमिशन ऑफ एफ आई। ध्यान रखना ए के नीचे कोई बटा नहीं है, ठीक है। लिख लिया ये? बताओ। और फिर लिखो सबसे आखिरी, इसके सामने भी एक्स डैश बराबर का निशान ए जमा ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट के अंदर डाल दो सबमिशन ऑफ एफ आई यू आई।
समीशन ऑफ FIUI, फिर लगा दो बटे का निशान, फिर बटे के नीचे दोबारा से समीशन ऑफ FI, फिर ब्रैकेट कर दो बंद, फिर गुणा में लगा दो इसके H, गुणा में क्या लगा दो इसके H। ठीक है, तो ये थे हमारे तीनों के तीनों फॉर्मूले। पहले तो आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद करने ही पड़ेंगे, इनको याद करने की कोई भी ट्रिक नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर फॉर्मूले ही याद ना हो तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है। अब अगर हम बात करें कि माध्य निकालने के लिए ये तीन तीन फॉर्मूले दिए ही क्यों, जब एक ही फॉर्मूले से निकल सकता था तो ये तीन तीन फॉर्मूले क्यों, और कब कहाँ किसका इस्तेमाल करें ये कैसे पता चलेगा। तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, जहां पर जो फॉर्मूला लगाना है लगा दो। ये वाला फॉर्मूला आसान होता है, इजी होता है, लेकिन इसमें जो कैलकुलेशन होती है वो टफ होती है। क्या होती है? कैलकुलेशन जो है वो टफ होती है, कठिन होती है। फॉर्मूला ये आसान होगा, इसमें टेबल भी छोटा बनेगा, लेकिन इसमें जो कैलकुलेशन है, जो आपने कैलकुलेट करना है, गुणा करना है, भाग करना है, वो इसमें बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, कैलकुलेशन इसमें टफ हो जाती है। वही बात करें इसका, तो ये फॉर्मूला होता है मीडियम, इसमें जो कैलकुलेशन है वो भी थोड़ी आसान होगी, मीडियम होता है ये। मीडियम मतलब जो ना ज्यादा टफ ना ज्यादा इजी, बिल्कुल बीच का फॉर्मूला है ये। और इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन भी थोड़ी सी इजी रहेगी और टेबल थोड़ा लंबा बनेगा, थोड़ा लंबा टेबल। ठीक है, हम टेबल बनाते हैं ना, आप सभी को पता होगा, तो इसमें जो टेबल बनेगा वो थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, थोड़ा सा लंबा बनेगा। और ये जो आपका ये वाला फॉर्मूला होता है, इसमें जो कैलकुलेशंस होती है वो सबसे आसान होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा आसान कैलकुलेशन इसमें होती है, लेकिन इसमें जो टेबल बनता है वो सबसे बड़ा बनता है। ठीक है, तो बस इस बात को समझ जाओ, एक बात को समझ जाओ कि जिसमें जितना बड़ा टेबल बनेगा उसमें कैलकुलेशन उतनी ही छोटी होती जाएंगी। जितना बड़ा टेबल उतनी छोटी कैलकुलेशन, जितना छोटा टेबल उतनी ज्यादा लंबी और कठिन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मतलब जो आपने सॉल्व करना होता है बाद में, गुणा करना, भाग करना वगैरह वगैरह, वो। ठीक है, तो इसलिए आपको मैंने तीनों फॉर्मूले बता दिए। ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है कि आपको कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आपकी मर्जी है। पहले से करना पहले से करो, दूसरे से करना दूसरे से करो, तीसरे से करना तीसरे से करो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, बस तो इतना था इसमें। अब क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तभी आपको समझ आएगा। तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे। पहले हम इस फॉर्मूले को ही पढ़ेंगे, तो जो भी यहाँ पे FI है, XI है, इनके बारे में बात करते हैं। अच्छा, XI तो मैंने आपको बता दिया, किसको याद है XI क्या है? बताओ XI क्या है, अभी बताया पीछे मैंने। वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह निकलता कैसे है? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। तो बस आपको इतना ही करना है, इससे आपका टेबल बन जाएगा। और एक बार टेबल बन गया तो उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं रही, है ना। एक बार टेबल बन गया तो उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रही। फिर तो आपने बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इन्हीं चीजों में कि भाई अब FI क्या है, XI क्या है, इस सब में, है ना। तो चलिए उसको फटाफट से सीखते हैं, अगले क्वेश्चन में काम करेंगे, मतलब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1। अपनी किताब साथ में रखो और क्वेश्चन खोल के रखो। मैं यहाँ से इसको पढ़ती हूँ, आप भी अपनी बुक पे पढ़ो। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए। अब वही बात आ गई, 20 घरों में पौधे लगे थे। अब हर एक घर का जो है वो अलग अलग से मुआयना करेंगे, तो उनको 20 चार्ट बनाने पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए इन्होंने कहा कि हमने टेबल बना दिया। ठीक है, टेबल बना दिया तो हमें भी टेबल बनाना पड़ेगा। पूछा क्या है, तो आपको पूछा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का इस्तेमाल करोगे। तो मैंने देखा यहाँ पे संख्याएं छोटी, कौन सा, क्या होगा, फिर से बोलो। कुछ नहीं मैम। संख्याएं छोटी छोटी है, तो इसलिए हम पहला वाला अपना मेथड लगाएंगे, जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि। तो उसको हम लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, जो कि काफी इजी तो होती है, लेकिन सिर्फ तभी इजी होती है जब आपका क्वेश्चन छोटा हो। अगर क्वेश्चन बड़ा हो तो फिर ये विधि बहुत मुश्किल होती है आपके लिए इस्तेमाल करना। ठीक है,
चलिए पहले इसका टेबल बनाते हैं, आप भी फटाफट से टेबल बनाओ। तो ये आ गई यहाँ पे पौधों की संख्या, जिसको हम कहते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, सबसे पहला आपका जो टेबल बनेगा वो वर्ग अंतराल का बनेगा। वर्ग अंतराल का भी एक नाम दिया होगा, जैसे मुझे दे रखा है पौधों की संख्या, जैसे मुझे दे रखा है पौधों की संख्या नाम दे रखा है। तो आपने भी जब पेपर में क्वेश्चन आएगा और जब टेबल बनाओगे तो ऐसे ही बनाना है, अपनी मर्जी से कुछ मत लिख देना। ये पौधों की संख्या है तो पौधों की संख्या ही लिखो, घरों की संख्या मत लिख देना। ठीक है, तो पौधों की संख्या शुरू की है 0,2, उसके बाद 2,4, उसके बाद 4,6, उसके बाद 6,8, उसके बाद है 8,10, 10,12, 12,14। ठीक है, बनाओ सभी टेबल। 10 से 12 और 12 से 14, तो ये हमने अपना जो है वो टेबल अभी जो सवाल में दिया है उतना बनाया। तो इसको हमने लिखा पौधों की संख्या। अब किस घर में कितने पौधे हैं, किस घर में कितने पौधे हैं, ये हमने टेबल में ही आपको दे रखा है कि 2 पौधे 0 से 2 के बीच में जो पौधे थे वो कितने घरों में थे। तो ऐसा एक ही घर था जिनके पास 0 से 2, देखो अब 0 से 2 बोला है, तो मुझे बताओ कि इनके घर में 2 पौधे होंगे या 2 से कम पौधे होंगे। ठीक है, सवाल ध्यान से सुनो। एक लिखा है 0 से 2, एक लिखा है 2 से 4। तो जो ये 2 मैं ऊपर गिनूं, किस 2 को मैं नीचे गिनूं, कहां पे गिनूं बताओ? ऊपर ऊपर मैम। यहां पे आएगा 2? नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो ऊपरी वर्ग सीमा होती है वो कभी शामिल नहीं होती। क्या होता है? वो कभी शामिल नहीं होती। अगर यहाँ पे 0 से 2 लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे बस 0 और 1 को ही गिना जा रहा है। यहाँ लिखा है 2 से 4, तो यहाँ पर गिना जा रहा है 2 और 3 को। 4 ऊपरी वर्ग सीमा है, 4 को यहाँ नहीं गिनेंगे तो कहाँ गिनेंगे? जहां 4 निचली वर्ग सीमा में होगा। तो बताओ इसमें किस किस को हम देख रहे हैं, किस किस पौधे को देख रहे हैं? 4, 5, 6 को या सिर्फ 4 और 5 को? 4 और 5 को। 4 और 5 को। ठीक है, जो 6 आएगा वो यहाँ पे नहीं गिना जाएगा। लिखेंगे तो लिखेंगे 6, पर उसको गिनेंगे नहीं, वो शामिल नहीं होगा। शामिल कहाँ होगा? जब 6 बनेगा निचली वर्ग सीमा तो यहाँ पे ये शामिल होगा। तो इसका मतलब 6 से 8 अगर बोल रहे हैं तो ये गिन रहे हैं 6 और 7 को ही, 8 को नहीं। तो ये ध्यान में रखना कि ऊपरी वर्ग सीमा शामिल नहीं होती, निचली वर्ग सीमा शामिल होती है और बीच की संख्याएं भी शामिल होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब है कि यहाँ पे गिन रहे हैं हम 0 और 1 को ही। तो ऐसे घर जिनमें या तो पौधा था ही नहीं या तो एक ही पौधा था, वो लिख लेते हैं। पहले इसको कॉलम का नाम देते हैं घरों की संख्या। क्या नाम देंगे इसको? घरों की संख्या। ठीक है, 0 से 2 1, 2 से 4 की बात करें तो 2 घर थे। ठीक है, 4 से 6 की बात करें तो एक ही घर था। 6 से 8 की बात करें तो 5, 8 से 10 की बात करें तो 6, 10 से 12 की बात करें तो 2 और 12 से 14 की बात करें तो 3। ठीक है, अब ये जो हमें इन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है घरों की संख्या, इसको हम एक और नाम देते हैं। ठीक है, जो कि आपके फॉर्मूले में भी है। इसको हम क्या कहते हैं? हाँ बेटा ठीक है, अगर हो गया तो वेरी गुड, लेकिन इसको यहाँ पे देखो, इसको हम क्या नाम देते हैं? कौन बताएगा? जो हमें क्वेश्चन में चीजें दे रखी हैं, जो घरों की संख्या दे रखी है, इसको मैं क्या कहूंगी? बारंबारता। FI। FI, बिल्कुल ठीक है। क्या कहेंगे इसको? इसको हम कहेंगे FI। तो इस बात का ध्यान रखना कि FI आपको क्वेश्चन में ही दी होती है। FI कहाँ दी होती है? क्वेश्चन में ही दी होती है। ये हमारे लिए FI है। क्या है? ये हमारे लिए FI है। अब FI भी आ गई। अब हमने निकालना क्या है? तो हम यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि के लिए हमें फॉर्मूले में चाहिए होता है XI और FI/XI, ये 2 चीजें हमें चाहिए होती है। ठीक है, तो 2 और कॉलम बनेंगे, एक बनेगा XI का कॉलम और एक बनेगा FI/XI का कॉलम। ठीक है, चलो तो बनाते हैं इसको और फिर आप मुझे बताते जाना कि क्या क्या आंसर आया। तब तक के लिए निकालो, XI निकालो, वर्ग चिन्ह निकालो इन सभी वर्ग अंतरालों के लिए। पहला वर्ग अंतराल है 0 से 2, तो इसके लिए वर्ग चिन्ह क्या होगा? 1। ठीक है, इसको लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे XI। ठीक है,
इसको लिख दिया मैंने एक्स आई, एक मिनट, इसका फॉर्मूला ऊपर लिख लेती हूँ। ऊपरी वर्ग सीमा जमा निचली वर्ग सीमा बटे में उसके 2, 0 जमा 2 बटा 2, 0 में 2 जोड़ा 2 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये आ गया 1। ठीक है, ये कितना आ गया, ये आ गया 1 के बराबर। तो हमारी जो एक्स आई है 0,2 के लिए वो 1 है। 2,4 के लिए एक्स आई कितना होगा, वर्ग चिन्ह कितना होगा 2,4 के लिए, बोलो। 2 से 4 के लिए वर्ग चिन्ह 3 2 जमा 4, हाँ बटा 2, 4 जमा 2 6 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये हो गया 3। 4,6 के लिए वर्ग चिन्ह कितना होगा, 5 मैम। 5, 6 4 10, हाँ 6 4 10 बटे में 2 5। 8,6 के लिए कितना होगा, 7 7। और 8,10 के लिए 9 9, और 10,12 के लिए 11 11, और 12,14 के लिए 13, 13, 4 5 6 26, हाँ ठीक है 26। तो हमने एक्स आई भी निकाल दिया। अब हमें एक और चीज चाहिए जिसका नाम होता है एफ आई गुणा एक्स आई। ठीक है, एफ आई एक्स आई को कैसे दर्शाते हैं, तो एफ आई गुणा एक्स आई करके इसको हम दर्शाते हैं। करेक्ट है, यहां तक सभी को क्लियर होगा, क्योंकि पहले भी आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। तो करो फिर, बोलो। इससे पहले क्या निकाला था आपने, एक्स आई वर्ग चिन्ह, ठीक है, बोलो। कुछ नहीं मैम, ये पूछ रही थी। ठीक है, तो अब एफ आई देखो, ये है एफ आई वाला कॉलम और ये है एक्स आई वाला कॉलम, ये आपने ध्यान में रखना है। देखो अभी तो टेबल छोटा है, कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन जब बड़े अलग अलग तरीके से करेंगे, पग उससे करेंगे और जब उससे करेंगे आपका कल्पित माध्य विधि से, तो फिर काफी बड़ा टेबल बनता है। तो ध्यान में रखना होता है कि ये टेबल एफ आई का है, ये टेबल एक्स आई का है, इनकी आपस में गुणा कराओ। गुणा कैसे करानी है, एक के लिए एक के आगे जो एक्स आई लिखा है उसकी गुणा उससे कराओ। तो इसका मतलब हम करेंगे 1 गुणा 1, ठीक है, हम करेंगे 1 गुणा 1, 1 ही कम आ जाएगा 1 के बराबर। 2 के आगे 3 लिखा है, मतलब हम करेंगे 2 गुणा 3, 2 3 आ जाएगा 6 के बराबर। 1 के आगे 5 लिखा है, तो हम करेंगे 1 गुणा 5, बराबर में आ गया 5 एकम 5। 5 के आगे 7 लिखा है, तो 5 की गुणा 7 से कराओ, कितना आ जाएगा, 5 7 35। आगे बताओ, 6 गुणा 9 63 मैम। 54 मैम। 63 कौन बोल रहा है भी, टेबल अच्छे से याद रखो। 9 6 54, 11 गुणा 2 22 मैम। 22, और 13 3 39। ठीक है 39 39। चलो, तो अभी हमें जो है वो एफ आई भी मिल गया था और एफ आई एक्स आई भी मिल गया था, लेकिन फॉर्मूला कहता है कि इनका क्या करूं मैं, मुझे तो सबमिशन चाहिए, मुझे तो इनका जोड़ चाहिए। क्या चाहिए, मुझे तो सबमिशन चाहिए, मुझे तो इनका जोड़ चाहिए। तो मैं तो आपको तो इनका जोड़ निकालना पड़ेगा। तो जोड़ के लिए कहाँ पे कॉलम बनता है, जोड़ के लिए कॉलम बनता है ठीक यहाँ पे नीचे। ठीक है, कहाँ बनता है, नीचे, मतलब यहाँ पे बनेगा जोड़ का कॉलम ऐसे। ठीक है, यहाँ पे बनेगा जोड़ का कॉलम। अब जिसका जिसका जोड़ पूछा है बस उसका उसका ही जोड़ निकालेंगे, सबका जोड़ निकालने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले के लिए हमें जो है वो बोला है सबमिशन ऑफ एफ आई, और दूसरा बोला है सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई। अब जो सबमिशन ऑफ एफ आई होता है वो आपको पहले से जो है वो क्वेश्चन में दिया होता है। इन्होंने बोला है कि 20 घर, क्या बोला है, 20 घर, तो इनको जोड़ने पर भी 20 ही आना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनको जोड़ने पर भी 20 आना चाहिए। तो जोड़ते हैं फटाफट से, 2 और 1 3, 4 5 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये 20 ही आया। ठीक है, फिर समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बोला है, तो वो वाला कॉलम यहाँ पर है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। पहले 2 अंकों की संख्या जोड़ देते हैं, 5 4 9 10 11 11 9 20 25 26
32 आया मेरा, आप बताओ कितना, मतलब यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 3, 3 3 6, 6 5 11, 12 13, 14 15 16, 162। बताओ जरा, ये 28 कहाँ से आया? 72 आ रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं फिर दोबारा से करते, क्या पता जमा करने में दिक्कत हुई हो। 172 है मैम। 9 10 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 5 25, 26 27 28 29 30 31 32। मैम 162 आ रहा है। 3 3 6, 6 5 11, 11 12 13, 14 15 16। हाँ मेरा भी 162 आ रहा है भाई। तो पिंकी आपका गलत है बेटा, फिर से करो। तो अभी देखो क्या करना होता है ना, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती की, आप मत करना। जब भी आपने FI लिखना है तो इस तरह से लिखना है कि संख्या के नीचे संख्या आए, आपको अलग से जमा करने की जरूरत ना पड़े। तो कैसे करना था, मतलब थोड़ी सी यहाँ पे एक्स्ट्रा जगह देनी थी। सीख लो भाई, सीख लो, क्योंकि कल इतना डीपली नहीं सीखेंगे। कल हम धड़ाधड़ सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, जितने हमसे क्वेश्चन हो सकते हैं सारे क्वेश्चन हम कल ही करेंगे। आज मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। कल इतना नहीं सीखेंगे हम, कल सीधा हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज मैं आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे रही हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, थोड़ी सी मैंने बस इसको जगह को चौड़ा कर दिया। जगह चौड़ी करने से क्या होगा, जमा करने में जो है वो दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो आपने भी क्या करना है, FI या वो टेबल जिसका आपको पता है कि जोड़ निकालना है, उसको हमेशा ही थोड़ा सा बड़ा बनाए, चौड़ा बनाए। अब लिखते हैं 1 6 5, 1 मिनट बेटा, 35 54 22 39, ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाए। तो अब देखो, अब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या हुआ, संख्या के नीचे संख्या ही तो आ रही है, तो बस मुझे यहाँ पे फटाफट से जमा करना है, मुझे आंसर मिल जाएगा। तो वो आ गया था 162। हाँ अब बोलो। कुछ नहीं मैम, समीशन ऑफ FI भी हमें मिल गया, ठीक है। समीशन ऑफ FI भी हमें मिल गया। तो बस अब किस बात की जरूरत है, सब कुछ तो मिल चुका है। अब डाल दो इसको अपने फॉर्मूले में। पहले बताओ, सभी ने टेबल बना दिया? यस मैम। किसी का रहता तो नहीं है टेबल बनाना? मैम देखो, क्या देखना बेटा, अभी अभी दिखाओ मत कुछ, अभी बस टेबल बताओ। अच्छा टेबल बता रहे हो, आपने जमा करके नहीं लिखा, जमा करके लिखो। 162 लिखो, ऐसे लिखो, यहाँ पे जोड़ का कॉलम बनाओ, यहाँ लिखो 20 और यहाँ लिखो समीशन ऑफ FI बराबर में 162। ये जरूरी है, यही तो हमें अपने फॉर्मूले के लिए चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं इसको कोने में सॉल्व। अब लगाते हैं अपना फॉर्मूला। कौन सी विधि से कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं। किस विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना है, जिसका फॉर्मूला होता है x बार बराबर समीशन ऑफ FI बटे में समीशन ऑफ FI, है ना। इतना ही होता है ना, कुछ और तो नहीं होता। देखो जरा, समीशन ऑफ FI, समीशन ऑफ FI है 162 के बराबर, समीशन ऑफ FI है 20 के बराबर। तो हमने इनको एक दूसरे के बटे में लिख दिया। अब इसको भाग कर दो। भाग करने के लिए पहले काटो, 2 से काटते हैं, 2 8 16, 2 1 2, तो ये आ गया 81। 2 से काटते हैं, 2 1 2, 0 का 0, ये आ गया 10। अब ये कटेगा तो है नहीं, है ना, तो इसको दशमलव में बदल दो। हमेशा कोशिश करनी है, अगर बटे में 10 100 1000 ऐसी संख्याएं दिखाई दे तो बिना कुछ सोचे समझे दशमलव में बदल दिया करो। तो इसको भाग करने की जरूरत ही नहीं है, इसको लिख देंगे 8.1। तो इसका जो माध्य निकल के आया है वो आ चुका है कितना, 8.1। कितना आया है, 8.1, ठीक है, करेक्ट है। तो ये हमने अपना आंसर सॉल्व कर दिया। पहले हमें बनाना था टेबल और फिर ये करना था। तो चलो अभी प्रत्यक्ष विधि को, अब प्रत्यक्ष विधि का और कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि बहुत ही आसान होती है। लेकिन वहीं अगर संख्याएं बड़ी हो, कैसी हो, अगर संख्याएं बड़ी हो, मान लो यहाँ पे होता 115, यहाँ पे होता 205, यहाँ पे होता 13, यहाँ पे होता 50, यहाँ पे होता 129, यहाँ पे होता 500, यहाँ पे होता 78। इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को आपस में गुणा करके FI लिखना बहुत मुश्किल है। इसलिए तो हमें 3 फॉर्मूले दिए।
3 फॉर्मूले दिए कि टेबल बड़ा बड़ा बनता जाएगा लेकिन संख्याएं छोटी छोटी होती जाएंगी। तो जब तक तो इसमें संख्याएं छोटी थी, प्रत्यक्ष विधि ने अपना काम कर दिया, लेकिन वहीं मैं कहूं कि संख्याएं बड़ी हो जाती, यहाँ पे 115, 205, 13, 205 को 13 से गुणा करो, कितना टाइम वेस्ट होगा, फिर बाद में उनको जोड़ना भी है, फिर बाद में यहाँ पे लिखना भी है, फिर बाद में भाग भी देना है। तो बहुत बड़ी संख्या जब होती हैं तब हम प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं फिर? कल्पित माध्य विधि। तो इसमें हम कल्पित माध्य विधि निकालेंगे, क्योंकि देखो ये 12, 14, 8, 6, वैसे तो ये संख्याएं छोटी हैं, लेकिन जब इनका वर्ग अंतराल निकलेगा तो होगा तो वो भी छोटा, लेकिन सीखेंगे। प्रत्यक्ष विधि को नहीं करेंगे अब कल्पित माध्य विधि से सीखेंगे। ठीक है, तो कल्पित माध्य विधि के लिए फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला वो करो, ए जमा समीशन ऑफ एफ आई डी आई और बटे में समीशन ऑफ एफ आई। तो अब हमें एक नई चीज निकालनी है जिसका नाम होता है डी आई। क्या होता है? डी आई। अब नई चीज निकालनी पड़ेगी जिसका नाम डी आई होगा, और एक और नई चीज निकालनी पड़ेगी जिसका नाम होगा ए। ठीक है, सबसे पहले तो लिख लो इसमें ये ए क्या है। इस फॉर्मूला आपसे मैंने लिखा है, फॉर्मूला मैं मिटा रही हूं यहाँ पे, सब लिख लो फॉर्मूले में ए क्या है। कुछ लोग छोटा ए लिखते हैं, कुछ लोग बड़ा ए भी लिखते हैं, तो इसे हम कहते हैं कल्पित माध्य। क्या कहते हैं इसे हम? कल्पित माध्य। ये भी हमें टेबल में ही निकालना है, ये भी हमें क्या करना है? टेबल में ही निकालना है, जिसका नाम है कल्पित माध्य। ठीक है, चलो, तो अब कल्पित माध्य सीख लिया हमने कि ए को कल्पित माध्य कहते हैं, वो निकलेगा टेबल में धीरे धीरे। अभी टेबल बना लेते हैं। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का जो है वो निम्नलिखित बंटन किया। अब एक उपयुक्त विधि का इस्तेमाल करके, कोई भी उपयुक्त विधि मतलब जो बिल्कुल परफेक्ट बैठे इस क्वेश्चन के लिए, कि क्वेश्चन आपका लंबा भी ना हो और आंसर भी फटाफट आ जाए, उस विधि का इस्तेमाल करके आप आंसर निकालो। ठीक है, क्या करो? आंसर निकालो। एफ आई छोटा होता तो एफ आई का कॉलम हमेशा छोटा बनाया करो। उसके बाद एफ आई के बाद हमें इसमें एक्स आई तो शायद नहीं चाहिए, हमें चाहिए डी आई। तो डी आई भी थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे, फिर एफ आई डी आई तो बड़ा ही है। चलो फटाफट से बनाते हैं। आप भी अपनी कॉपी पे लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है ये। मुझे पता है आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना आता है, मैं नहीं कह रही कि क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन तरीका सीखो। अब तरीका सीखने के लिए क्वेश्चन तो बुक के ही करने पड़ेंगे ना, कोई और क्वेश्चन करेंगे तो कैसे सीख पाओगे? तो पहले लिख लो फटाफट से वर्ग अंतराल 500 से 520, फिर लिख दो 520 से 540, फिर लिख लो 540 से 560, फिर लिख लो 560 से 580। ठीक है, और फिर लिख लो 580 से 600, 580 से 600। अब इसको नाम देते हैं दैनिक मजदूरी। जो भी लिखा है क्वेश्चन में आपने भी वही लिखना है। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में लिखा होता है वर्ग अंतराल की जगह पे आपने भी वही लिखना है, दैनिक मजदूरी। ठीक है, अब श्रमिकों की संख्या दी है। श्रमिकों की संख्या, जो भी चीज आपको क्वेश्चन में दी होती है, समझ जाओ कि ये क्या है, ये बारंबारता है, और बारंबारता को हम कहते हैं एफ आई। ठीक है, तो यह है श्रमिकों की संख्या जिसको हम कहेंगे एफ आई। तो एफ आई हमें हमेशा क्वेश्चन में दिया होता है, एफ आई निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। एफ आई हमें हमेशा ही अपने सवाल में जो दी होगी बारंबारता, उसी को एफ आई कहते हैं। तो इसको कहाँ लिखो? ऐसे लिख लेते हैं, एफ आई। ठीक है, चलो 500 से 520 तक क्या दे रखा है? कितना है? 12। 50 क्या लिखा बेटा हमने? 50 समझने आया मुझे। और ये है 14, ये है 8, ये है 6 और ये है 10। ठीक है, एफ आई भी निकाल दिया। अब हमने निकालना है एक्स आई। क्या निकालना है? एक्स आई। तो निकालो एक्स आई और मुझे बताओ, एक्स आई निकालो और मुझे बताओ क्या क्या आएगा। एक्स आई वही ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निचली वर्ग सीमा। ठीक है, और जब टेबल बनाओ तो लिख लिया करो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एक्स आई। तो जब आप पेपर में टेबल बनाओगे तो एक्स आई का फॉर्मूला लिख लेना, इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ भाई बच्चे को आता है। फॉर्मूला लिख लेना, जैसे मैं लिख रही हूँ, एक्स आई के आगे लिख देना ऊपरी वर्ग सीमा जमा निचली वर्ग सीमा बटे में इसके 2, ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, चलो 500 में 520 को जोड़ा तो कितना आया?
ऐसा कुछ आया मेरा तो। आपका कितना आया? इसको 2 से भाग करो। 510। 510 आएगा? 2 5 10। नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं की क्या हमने? तो बहुत बड़ा आ रहा है फिर। देखो तो इतना ही बड़ा आ रहा है कि कुछ गलत सलत तो नहीं कर दिया। मैम भाग थोड़ी न देना है जी। है? भाग क्या? बैग देना है जी। मैं सोची प्रत्यक्ष विधि वाला निकालोगे जी अब की बार भी। टेबल गलत है क्या? अपनी बुक में देखो क्या क्या आपको दे रखा है। 500 ही है कि कहीं 100 से 120 तो नहीं है? 100 से 120। नो मैम 500 है। क्योंकि जो मेरे पास एक दूसरी किताब है ना उसमें है 100 से 120, 120 से 140, फिर 40 से 60। 500 किसकी बुक में है? मैम देखो 500 मेरी में तो लगता है अब इन्होंने क्वेश्चन चेंज करके इसको टफ कर दिया है थोड़ा। तो अभी क्या करें, 500 वाले से करें कि 100 वाले से करें? 500 वाले से ना बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो 500 यही वाले से वाला कर लेते करवा हैं, पर काफी बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। नंबर काफी बड़े बड़े आएंगे इसमें। तो चलो अभी मैम करते हैं ये वाला फटाफट से। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्या हो गया? मैम ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इसलिए। हाँ इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इसमें क्या हुआ ना, इन्होंने ये कर दिया। हाँ 510 आएगा, मतलब नंबर चेंज करिए। पुरानी बुक में है 100 से 110 है ना, 100 से 120, और यहाँ अब नई किताब में है 500 से 520। तो आपको जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें भी 500 से 520 वाले ही आएगा, पुरानी किताब का नहीं आएगा। तो इसलिए इसको हम 500 वाले तरीके से ही करते हैं, ठीक है। तो जब हमने 500 में 520 को जोड़ा तो ये कुछ ऐसा आया, 10,020। 2 से इसको भाग किया तो 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 1 कम 2, ये ठीक है। तो हमारे पास एक्स आई आ गया 510। कितना आ गया? 510। अब खुद सोचो, अगर इसमें प्रत्यक्ष विधि लगाओगे, प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा? ये तो भाई इसमें गुणा करने में इतना समय जाएगा, इसको गुणा करने में ही आधा, मतलब आधा घंटा तो इसी क्वेश्चन को लग जाएगा। तो इसलिए इसमें प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल नहीं करना है। 520 में 540 को जोड़ो, कितना आया? प्रैक्टिस करो खुद से, तभी हो पाएगा। 520 में 540 को जोड़ो और उसको भाग कर दो 2 से। हाँ करेक्ट है। कितना आएगा? 530, 530। 540 में 560 को जोड़ दो। 540 में 560 को जोड़ दिया, 0 का 0, 6 4 10, 5 5 10 11, 1100। 2 से भाग किया, 2 5 10, 2 5 10, 0 का 0, 550 करेक्ट है। और उसके बाद बताओ अगला, 560 में 580 को जोड़ के क्या आया और भाग करके क्या आया? 570। 570। और उसके बाद 590। 590, ठीक है। तो ये हमने एक्स आई निकाल दिया है, एक्स आई जो था वो हमने निकाल दिया है। अब हम बढ़ेंगे उसके बाद डी आई की तरफ। अब हमने क्या निकालना है? तो अब हमने निकालना है डी आई। डी आई के लिए फॉर्मूला लिखो। डी आई कहता है कि अभी जो आपने एक्स आई निकाला उसमें से आप माइनस कर दो ए को। अभी जो आपने एक्स आई वाला ये कॉलम निकाला, इसमें से क्या करो? माइनस कर दो ए को। अब हमें तो पता ही नहीं ये ए क्या है, कौन है ये ए। तो ए निकालने का तरीका होता है, हाँ बोलो। ये वाला समझ में नहीं आया मैम, एक्स वाला, एक्स आई वाला। 500 में 520 को जोड़ा, 2 से भाग किया, 510 आया। 520 में 540 को जोड़ा, 2 से भाग किया, 530 आया। 540 में 560 को जोड़ा, 2 से भाग किया, 550 आया। 560 में 580 को जोड़ा तो भाग किया 2 से तो 570 आया। 580 में 600 को जोड़ा, भाग किया 2 से तो 590 आया। ठीक है, ये हमने एक्सरसाइज से पीछे निकाला था ना, ये
कि ऊपरी वर्ग सीमा में निचली वर्ग सीमा को जोड़ो, उसको 2 से भाग कर दो, तो इसमें भी वही करना है। ये हुआ क्या, हुआ ये कि संख्याएं बड़ी हो गई, पिछले वाले में छोटी थी लेकिन अब संख्या बड़ी हो गई, तो फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है कि ऊपरी वर्ग सीमा में निचली वर्ग सीमा को जोड़ो, फिर 2 से भाग करो तो आ जाएगा। इसके लिए ये, इसके लिए ए, इसके लिए ये, इसके लिए ये और इसके लिए ए। एफ आई को नहीं देखना है, सिर्फ वर्ग अंतराल को देखेंगे अपने, और इनको हल करके हमें एक्स आई मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसको ट्राई करना आप। तो ए होता है कल्पित माध्य, और ये होता है जो बिल्कुल बीच में हो। कहाँ हो, बिल्कुल बीच में। ठीक है, अब किस में देखें हम, पहले वाले कॉलम में या एफ आई में या एक्स आई में। ए कहां से मिलेगा, तो लिख लो ए आपको मिलेगा एक्स आई से। कहां से मिलेगा, ये लिखते जाओ, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आपको डी आई का फॉर्मूला तो याद होगा लेकिन आपको यही पता नहीं होगा कि ए क्या है। तो लिख लो ए मिलेगा एक्स आई से, और एक्स आई में भी वो चीज जो बिल्कुल बीचों बीच है उसको हम ए मानेंगे। मैं इसको लाइन ही लिख लेती हूँ पूरी, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे। ए मतलब कल्पित माध्य। ठीक है, ए निकालना है, लिखो साथ में, ए निकालना है एक्स आई से। ठीक है, इसको लिख लिया सभी ने, ए निकालना है एक्स आई से। एक्स आई में जो सबसे बीच में होगा, एक्स आई में जो सबसे बीच में होगा वही ए यानी कल्पित माध्य होगा। ठीक है, क्या होगा, ए यानी कल्पित माध्य होगा। इस लाइन को लिख लो, ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से बच्चे ए में ही कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, ए यानी कल्पित माध्य होगा। कौन, जो बिल्कुल बीचों बीच होगा। कहां देखना है, एक्स आई में देखना है। कहां देखना है, एक्स आई में देखना है। तो देखो एक्स आई को और मुझे बताओ बिल्कुल बीचों बीच कौन सी चीज है। 8 एक्स आई बेटा, ये तो एफ आई है। 550 में। बिल्कुल 550। ठीक है, कौन है 550, कहां, एक्स आई का सबसे बीचों बीच वाला, इसको हम कहेंगे कल्पित माध्य। तो जब भी पेपर में क्वेश्चन आए तो लिख लिया करो कि ये, इसको हमने ए माना है। क्या किया है, इसको हमने ए माना है, ऐसे आपने लिख लेना है। टेबल भी लिख लेना है, टेबल बनाया, जैसे मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है। अब मैंने क्या किया, कल्पित माध्य निकाल लिया है, तो मैं लिख लूंगी इसी के आगे, ऐसे सर्कल करके भी लिख सकते हैं कि ये हमारा कल्पित माध्य है। ठीक है, तो बस ये सभी को समझ आया। ए कहां से निकलेगा, ए निकलेगा एक्स आई से, और एक्स आई में भी वो जो बिल्कुल बीचों बीच हो। मुझे कैसे पता ये बीचों बीच है, तो इसके ऊपर भी 2 संख्याएं, इसके नीचे भी 2 संख्याएं, तो पता लग गया ये बिल्कुल सेंटर में है, ये बिल्कुल बीच में है। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन ऐसा होता कि आपको एक और चीज दी होती नीचे, मान लो नीचे आ जाता आपका 600। अब किसको लेते बीचों बीच, अब तो 2 चीजें हैं जो बीचों बीच आ रही है, ये भी और ये भी, ये दोनों ही बीचों बीच आ रहे हैं। अगर तो हम 550 को माने, 550 को माने तो इसके ऊपर 2 संख्याएं, नीचे 3 संख्याएं, बिल्कुल बीचों बीच तो ये है नहीं। 570 को माने तो इसके ऊपर 3 संख्याएं, नीचे 2 संख्याएं, ये भी बीचों बीच में है नहीं। तो फिर किसको कल्पित माध्य माने, बताओ बताओ, सोचो फटाफट से। पहले किसी ने बोला था, बोलो फिर से। मैम दोनों को नहीं, दोनों को नहीं मानना, किसी एक को ही है। तो जब ऐसा केस हो कि आपको कोई बीचों बीच ना मिल रहा हो, अगर इसको माने तो ऊपर 2 नीचे 3, और इसको माने तो नीचे 2 ऊपर 3, तो आपने किसी एक को मान लेना है अपनी मर्जी से, फिर कुछ नहीं होता। ठीक है, फिर जिस संख्या को मानोगे उस हिसाब से आपका डी आई निकलेगा और आंसर दोनों में सेम निकलेगा। अगर यहाँ पर
600 होता और कोई बच्चा इसको जो है वो कल्पित माध्य मानता और कोई बच्चा जो है वो इसको कल्पित माध्य मानता, तो दोनों का टेबल अलग बनता। ठीक है, 550 को जो बच्चा मानता उसका DI थोड़ा अलग आता, 570 को जो अपना कल्पित माध्य मानता उसका टेबल थोड़ा अलग बनता। लेकिन जब हम बात करते आंसर की, तो आंसर दोनों के ही सेम आते। आंसर दोनों के कैसे आते? सेम आते। तो ध्यान रखना, अगर तो आपको दिख रहा है कि बिल्कुल बीच में है कोई चीज, जैसे कि इसके ऊपर भी 2 थे, इसके नीचे भी 2 संख्याएं थी, तब तो हमें पता चल गया ये बिल्कुल बीचों बीच है। लेकिन जब 2 संख्याएं ही बीचों बीच आने लग जाए, तो फिर आपकी मर्जी है, आप किसी को भी कल्पित माध्य मान सकते हो, फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी एक को मान लेना, आंसर सेम ही आएगा। बस घबराना नहीं है भाई, छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता। चलो, हमने अब xi की मदद से a भी निकाल लिया है, अब a की मदद से निकलेगा di। तो di ने कहा कि जो xi है, जो कि ये है, इन सभी xi को इन सभी xi में से a को माइनस करो। तो 510 के लिए xi 510 है और a कितना है बताओ? a कितना है? 550 मैम। 550। तो 510 में से 550 को माइनस करो। उत्तर चाहे माइनस में आए, उत्तर चाहे जमा में आए, उसकी चिंता नहीं करनी है, बस जो आपको वो करना है। इसको मिटा दो। पहले बताओ, ये सबने लिख लिया था, ए कहां से निकालते हैं और कैसे निकालते हैं? ये सबने लिख लिया जो मैंने कोने में लिखा है? बताओ। यस मैम। यस ठीक है, मैम। इसको मैं मिटा रही हूँ। किसी ने नहीं लिखा होगा तो बाद में पूछ लेना। ठीक है, अभी के लिए मैंने इसको मिटा दिया क्योंकि मुझे टेबल के लिए जगह चाहिए। इसको थोड़ा लंबा रखते हैं इस कॉलम को, क्योंकि इसमें माइनस माइनस करना है ना, तो थोड़ा सा जगह चाहिए। चलो अब करते हैं। तो 510 में से 550 को माइनस किया, कितना आया? अभी किसी ने बताया था? -4। -40 मैम। माइनस का 40। ठीक है, 530, देखो 530 के लिए xi 530 है ना, तो 530 में से कल्पित माध्य माइनस करो, मतलब 530 में से 550 माइनस करो, कितना आएगा? -20 मैम। -20 मैम। माइनस का 20। ठीक है, अब xi 550 है और कल्पित माध्य भी 550 है, तो इसमें से इसको ही माइनस कर दो तो कितना आएगा? प्लस का 20 मैम। प्लस का 20 है। 550 में से 550 गए तो 20 आएगा। 0 जीरो, बिल्कुल। मैम। हाँ, 570 में से 550 को घटाओ 20 मैम तो प्लस का। 20 मैम प्लस का। ठीक है, और 590 में से घटाओ प्लस 40 मैम। का 40 मैम। ना प्लस का 40 मैम। हाँ, प्लस का 40। ठीक है, जमा का 40। तो ये हमने DI निकाल दिया। लेकिन अभी भी अगर हम अपने फॉर्मूले को देखें, आप अगर अपने फॉर्मूले को देखो तो हमें DI नहीं चाहिए, हमें चाहिए FIDI, मतलब इन दोनों की गुणा। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए FIDI, मतलब इन दोनों की हमें गुणा निकालनी है। तो चलिए इनकी फटाफट से गुणा निकालते हैं, क्योंकि अब देखो ना, अब संख्याएं कितनी छोटी हो गई। अगर आप यहाँ पे प्रत्यक्ष मान निकालते, प्रत्यक्ष रूप से जो है वो माध्य निकालते, तो आपको 12 को 510 से गुणा करना पड़ता। लेकिन अब देखो कितना फर्क आ गया, इतना ज्यादा फर्क आ गया, जो आप खुद देख पाओगे कि आपने जो है वो FI की गुणा DI के साथ करवानी है, और DI की पहली संख्या है -40। कहा 510 को गुणा कर रहे थे 12 से, कहा अब 40 को गुणा करना है। तो कितना अंतर आ गया संख्याओं में, देख पा रहे हो सभी? तो इसलिए आपको इतने सारे तरीके बताए हैं माध्य निकालने के, सवाल के हिसाब से आप निकाल सकते हो। तो अभी के लिए जो हमारा DI है वो पहला ये है। 12 के लिए DI है -40, 12 के लिए DI है -40, तो गुणा करो, बिल्कुल करेक्ट है, ये आएगा -480। क्या आ जाएगा? -480, क्योंकि 12 चौके 48 होता है ना, जीरो लगा दी, 480। अब 14 की गुणा आपने 530 से करनी पड़ती है आपको, अगर आप प्रत्यक्ष विधि लगाते। लेकिन जब हमने कल्पित माध्य वाली विधि लगाई, टेबल बेशक हमारा लंबा बना, लेकिन गुणा करने के लिए 14 और -20 है। गुणा करने के लिए कौन है? 14 और -20। 14 दूनी 28 होता है, तो ये आ जाएगा 280। अब आगे बताओ, 550 की नहीं, सॉरी 8 की गुणा करनी है 0 से, तो 0 ही आएगा। 6 की गुणा करो 20 से, 6 दूनी 12,
ठीक है, और 10 की गुणा करो 40 से, 10 चौके 400, ठीक है। तो हमने FI/DI निकाल दिया, लेकिन ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें इसका समीशन चाहिए, हमें इसका जोड़ चाहिए। तो किसका किसका जोड़ चाहिए, उसका उसका जोड़ निकाल लेते हैं, फिर फॉर्मूले में डाल के मान भी हमारा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। एक चाहिए होता है हमें समीशन ऑफ FI, एक चाहिए होता है समीशन ऑफ FI, और कल्पित माध्य के लिए एक चाहिए होता है समीशन ऑफ FI/DI, ठीक है। तो इसका मैंने यहाँ लिख दिया कि हमने जोड़ निकालना है। ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा ना, कितने हैं ये, 50? यस मैम। 4 5 6 7 8 Yes, 9 10 ma'am. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 4 5, ठीक है। ये है 50 और 50 ही आना भी चाहिए। अब इसको कर लेते हैं। 480 और 280 देखो दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं, मतलब पहले इनको जोड़ो। ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपको कोने में करना पड़ेगा, ये आप यहाँ नहीं कर सकते। माइनस माइनस प्लस होता है। 480 में 280 को जोड़ा तो कितना आया, 0 8 8 16, 4 और 1 5 6 7, है ना। 760 आएगा माइनस का, 480 बड़ा है ना तो माइनस का। 760 में जमा करो 120, मतलब प्लस माइनस माइनस, 0 में 0, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 1 गया 6, माइनस का, क्योंकि 760 बड़ा है। 640 में से माइनस करो 400, तो कितना आ जाएगा, 0 का 0, 4 का 4, 6 में से 4 गए 2, माइनस का 240। माइनस में आता है क्या, पता नहीं माइनस में आते कि नहीं आते। माइनस नहीं करने बेटा, देखना है कि कौन प्लस कर रहा है कौन माइनस कर रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। उसका आपको पता लगाना पड़ेगा प्लस माइनस का इस्तेमाल करके, ठीक है। उसका आपको पता लगाना पड़ेगा प्लस माइनस का इस्तेमाल करके। तो इसका जो योग है वो आ गया माइनस का 240। चलो अब करते हैं इसको सॉल्व। टाइम तो वैसे हो गया, लेकिन इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। हाँ, माइनस में आ जाता है भी, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस में भी जोड़ आ जाते हैं। चलिए अब इसको भरते हैं फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं फटाफट से, चाहे मान को भरेंगे ही सॉल्व, चाहे आप बाद में कर लेना या अगली क्लास में सॉल्व कर लेंगे, अभी मान को भरना सीखो। ए ऐसे का ऐसा, समीशन ऑफ FI/DI ऐसे का ऐसा, समीशन ऑफ FI ऐसे का ऐसा, फॉर्मूला है हमारा ये। ए कितना था बताओ फटाफट से, ए कितना है, 550। 550, ठीक है, 550। समीशन ऑफ FI/DI कितना है, माइनस का 240 करो ब्रैकेट में बंद, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं चाहिए। समीशन ऑफ FI कितना है, तो वो है 50, ठीक है। अब कभी भी ऐसा मत करना कि इसके हर बराबर कर दियो और भाई लगे हैं सॉल्व करने, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आप 550 के बटे में कुछ नहीं लिखेंगे, आप पहले इसको पूरा हल करेंगे, ठीक है। जैसे मैं कर रही हूँ, 1 0 से 1 0 कट गई, 5 के पहाड़ में 24 तो नहीं आता, कुछ तो आता होगा, बताओ। करो जरा इसको 5 से भाग, तो इसको फिर ऐसे भाग ही करना पड़ेगा, जैसे भाग कर देना आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 चौके 20, 5 5 तो 25 होता है, तो ये आ गया 5 चौके 20, माइनस का निशान, ये आ गया 4। अब हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी, भाग करने के लिए किसकी मदद लेनी पड़ती है, 0 की मैम। 0 से पहले क्या लगाना पड़ता है, दशमलव। तो दशमलव लगा दिया, यहाँ लगाया तो यहाँ भी लगाओ, 0 ले लो, ले लिया, 5 8 40, 5 8 40, और ये क्रॉस हो गया, कट गया, ठीक है। तो जब हमने 24 को भाग किया 5 से, तो क्या आया 4.8, क्या आया 4.8, लेकिन कैसा, माइनस का, कैसा, माइनस का। तो ये आया माइनस का 4.8। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 550 तो ऐसे कैसा रहेगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 4.8 ऐसे का ऐसा। अब हमने सीखा है दशमलव से दशमलव को कैसे घटाते हैं। इसके पास दशमलव नहीं है तो 550 को दशमलव का निशान दो अपनी मर्जी से, बाद में 0 लगाओ और नीचे इसके लिख दो 4.8, ठीक है। जिसके पास दशमलव नहीं होता उसको अपनी मर्जी से दशमलव देना पड़ता है, और इसको माइनस कर देंगे तो 8 नहीं आएगा, क्योंकि ये बन गया है 10। 10 में से 8 गए 2, ये बन गया है 9। 9 में से 4 गए 5, 4 5, तो 545.2 इसका माध्य आ चुका है, ठीक है। बाकी ऐसे क्वेश्चन दशमलव वगैरह के जो भी है वो हम करेंगे, अगली क्लास में भी करेंगे। अभी के लिए इसको इतना रखते हैं। अभी इसको, जिसको भी ये कैलकुलेशन पार्ट फिर से समझना है वो क्लास में रुको,
सीख लो, लेकिन जिसको समझ आ गया वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। और तब तक के लिए जो है वो मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगी माध्य निकालने का, जिसको आपने निकालना है या तो प्रत्यक्ष विधि से या तो इस विधि से, ठीक है। अब क्वेश्चन में भेजूंगी जो पिछले साल आए हुए थे, तो उनको करना है सभी ने ट्राई, क्योंकि अब अगर मेहनत नहीं की तो हाफ ईयरली बहुत मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए, लेकिन अगर अभी मेहनत कर ली तो हाफ ईयरली काफी आसान रहेंगे। ज्यादा नहीं, बस 2 क्वेश्चन भेजूंगी, ठीक है। वो 2 क्वेश्चन कर लेना, और ठीक है। अभी जिसको भी रुकना है वो रुको और मुझसे पूछो डाउट, लेकिन जिसका डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। कल क्लास है, ठीक है, तो कल सभी ने आना है। गुड नाइट, बाय बाय।